हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। एडवांस्ड अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज 3 में आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब क्या होती है वो देखते हैं। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड वरना पब्लिक लिमिटेड कहते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक अलग फॉर्म है बिजनेस का, जिसमें लोग इकट्ठा आते हैं। उनका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है एक दूसरे को सहाय करना, कोऑपरेट करना, ये होता है और उसके लिए वो बिजनेस रन करते हैं। सो जनरली बेसिक हम उसे कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Now, cooperative societies is divided into further two types: consumer cooperative society and credit cooperative society. जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें कंज्यूमर्स को गुड्स वरना सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मार्केट रेट से उनका रेट रीजनेबल रहता है। वहीं पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका दूसरा नाम है रिसोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका मेन एम है लोगों को वरना मेंबर जो है उनमें सेविंग डेवलप करना, वरना थ्रेफ्ट जो पैसे बेवजह यूज़ किए जाने हैं वाले हैं उन पे रोक लगाना, वरना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मेंबर्स की वो करना उनके मेन एम है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये एक है एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो एग्रीकल्चरल है नाम में ही है, ये फार्मर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है उनको शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स ये तो दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वरना अगर उनको सजेशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, वरना उनको जो मार्केट है उसके बारे में कुछ बताना है, मार्केट से रिलेटेड चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में की जाती है। वहीं पे अपोजिट है नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनरली हम उसे कहते हैं अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें लोगों को लोन दिया जाता है और सेंट्रल बैंक से वो लिया जाता है। तो मेन एक्टिविटी ये है। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पे लिया है, इस बार मैं टेक्निक थोड़ी सी बदल रही हूँ। हम जो एमसीक्यू छुड़ाने वाले हैं उसके साथ साथ मैं आपको बेसिक भी बताऊँगी। सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट अवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल formed to take the benefit of cooperation formed with an intention to provide the service। तो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग खुद के इच्छा से आए हैं। उसके बाद द मेन एम इज़, वरना जो इसका बेसिक है वो है कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करना, ये उनका मोटो है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए होती है, उसमें कोऑपरेशन का कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप भी दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन उसमें भी बिजनेस, लोगों को सर्विस देना नहीं होता, बिजनेस करना होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन उसमें भी बिजनेस करना उनका मेन एम है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ डैश डैश एसोसिएशन ऑफ पीपल। किस तरह की एसोसिएशन है? वी विल सी द ऑप्शंस अवेलेबल। कंपलसरी है, लीगल है, कल्चरल है, वॉलंटरी है। अभी हमने देखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग वॉलंटरीली एसोसिएट होते हैं, वॉलंटरीली इकट्ठा आते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। जो थर्ड क्वेश्चन है, अ सोसाइटी वेयर इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इज प्रमोटेड बाय सप्लाइंग देम द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। सो ये ऐसी कौन सी प्रकार की सोसाइटी है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तो ठीक है, लेकिन जिसमें गुड्स एंड सर्विस रीजनेबल प्राइस पे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। करेक्ट ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे जो परचेसिंग, बाइंग, परचेस करने वाले जो कंज्यूमर है वो इकट्ठा आके वो रिजनेबल प्राइस पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्ट
ऑफ प्रमोटिंग सेविंग, थ्रिफ्ट एंड म्यूचुअल हेल्प फॉर बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि इसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर, क्रेडिट, सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसका मेन एम है लोगों में सेविंग की जो हैबिट है वो डेवलप करना, वरना थ्रिफ्ट, वरना जो इकोनॉमिक एक दूसरे को हेल्प करना। सो ऐसा सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया जाता है। हमारा बेटर और वरना हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोसाइटी विच प्रोवाइड्स short term and long term loans and agricultural inputs, goods and helps in marketing to its members is called as। ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहोगे, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी कहोगे, एग्रीकल्चरल कहोगे या पार्टनरशिप कहोगे। तो पहले फोकस करना है हमें क्या है, इसमें लोन दिया जाता है। सो जो भी लोन से रिलेटेड है वो कंज्यूमर नहीं होती, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सो पहला ऑप्शन गलत है। ये एग्रीकल्चरल सिर्फ लोन ही नहीं देते, तो एग्रीकल्चरल गुड्स देते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, वरना इनपुट्स भी देते हैं। सो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो सोसाइटी है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वरना एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ऑप्शन सी इज correct here। Sixth question, a society which provides loan to the members by borrowing money from central bank is called as। ऑप्शन देख लो, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी कहोगे या उसे अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसका ही दूसरा नाम है, वरना एग्रीकल्चरल कहोगे या कंज्यूमर कहोगे या जॉइंट हिंदू बिजनेस कहोगे। यहाँ पे फोकस क्या करना है, दो चीज़ें। यहाँ पे लोन दिया जाता है मेंबर्स को, बोरोइंग एंड कहाँ से पैसे खड़े करते हैं हम, सेंट्रल बैंक, वरना दूसरे बैंक से पैसे लेके। सो जो लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वरना अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में जाते हैं। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी भी कहेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। हमारा जो सातवां प्रश्न है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन डैश इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन अलग अलग देश के दिए हैं, इंडिया, उज्बेकिस्तान, अबू धाबी एंड महाराष्ट्र। सो कौन से देश में, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट थी उससे ही कोऑपरेटिव मूवमेंट फिर सामने आई। सो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो इंडिया की सबसे बड़ी मूवमेंट कही जाती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ए ऑप्शन। हमारा आठवां प्रश्न है, द फर्स्ट एक्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। ये क्वेश्चन ही है पूरा। द फर्स्ट एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। नाउ वी विल सी द ऑप्शंस अवेलेबल। जो बहुत बड़ी है, अभी मैंने बताया कि इंडिया में सबसे बड़ी वाली कंज्यूमर वरना क्रेडिट मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट की गई। सो उस मूवमेंट का जो रिजल्ट था वो था कि जब किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ, वरना कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको रन करनी है तो उसके लिए जो पहला लॉ आया इंडिया में वो था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1904। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डैश इज फॉर्म्ड एट इंडिया लेवल। पहले ऑप्शन देख लो फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, अभी आठवें प्रश्न में हमने देखा कि सबसे पहला एक्ट इंडिया में जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में था, वो 1904 को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म करते हैं, वरना कौन से फंडामेंटल रूल रहने चाहिए, उसके लिए इंडिया लेवल पे जो पहला एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो था 1912 का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्नड बाय महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डैश। कौन सा साल है वो यहाँ पे लिखना है। एंड द महाराष्ट्र सोसाइटीज रूल 1961। पहले ऑप्शन देख लो। अभी ये क्या है, यहाँ पे बेसिक मैं बता दूँ आपको, जब इंडिया में इंडिया लेवल पे जो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया 1912 का, बहुत सारे राज्यों में वो लॉ
एप्लीकेबल भी हो सकता है, वरना जो स्टेट्स है वो खुद का उनका लॉ दे सकते हैं। सो महाराष्ट्र स्टेट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए खुद का लॉ बनाया है और खुद का एक महाराष्ट्र सोसाइटीज़ रूल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था वो था इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है सी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो फर्स्ट एक्ट है वो 1904 का है, इंडिया लेवल पे जो एक्ट है वो 1912 का है, एंड महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो एप्लीकेबल एक्ट है वो 1960 का है। महाराष्ट्र स्टेट के लिए कोऑपरेटिव एक्ट भी है एंड सोसाइटीज़ रूल 1961 भी है। ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड विथ एन इंटेंशन। व्हाट इज द इंटेंशन टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। नॉट टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू सर्वाइव इन द मार्केट, टू अर्न वेल्थ। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ये लोग खुद की इच्छा से बनाते हैं, कोई लीगल फ्रेमवर्क वरना लीगली कंपल्शन वहाँ पे नहीं है। एंड दूसरी मेन चीज़ है वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सर्विस देना है। सो यहाँ में जो 2 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट or are formed with an intention not to earn profit or to provide service. Question number 12. The accounting year of cooperative society is a period of 12 months starting from 1st April to, अगर नहीं आता 1 अप्रैल से 12 महीने के बाद हमें देखना है, सो 31 मार्च आता है। हर एक कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी को उसका साल 31 मार्च को एंड करना है। इसमें कुछ कंपनियां एक्सेप्शंस हो सकती है, वरना वो परमिशन लेके वो साल बदल सकती है, बट नॉर्मली हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ही ख़त्म होना चाहिए। ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे डी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन है हमारा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट अलाउड टू पे द डिविडेंड एट अ रेट एक्सीडिंग। यहाँ पे परसेंटेज हमें कंसिडर करने हैं। ऑप्शंस देख लो, 20, 12, 30 एंड 10। तो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर डिविडेंड देना है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, ये लोगों को सेवा, मतलब जो मेंबर्स हैं उनको कुछ कोऑपरेशन वरना सर्विस देने के लिए होती है। सो डिविडेंड के लिए एब्सोल्युटली वहाँ पे लिमिट रखा जाएगा। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी 12% से ज़्यादा डिविडेंड वो मेंबर्स को नहीं दे सकती। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये ध्यान में रखो कि डिविडेंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड नॉट एक्सीड 12%। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन हमारा, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डैश परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। ऑप्शंस देख लो, 20, 25, 15, 30। सो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो प्रश्न है ये बैंक फाइनल अकाउंट में भी आता है। बोथ बैंक फाइनल अकाउंट भी ले लो वरना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी ले लो। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अभी पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखते हैं बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके प्रॉफिट में से हर साल 25% जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये चैप्टर वाइज देख रहे हैं इसीलिए आपको ये इजी जाएगा, लेकिन कंबाइन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है पहले कोऑपरेटिव है या बैंक है। इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विद द बैंक, हमने ये ऑलरेडी देखा है, वहाँ पे 20% होता है। उसके भी आगे जाके मैं बताऊँ आपको, ये लास्ट ईयर पे होता है कोऑपरेटिव का एंड जो बैंक का होता है वो करंट ईयर पे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आ सकता, ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा। सो क्या ध्यान में देना है, कोऑपरेटिव होगी तो रिजर्व फंड को 25% एंड अगर बैंक होगी तो रिजर्व फंड को 20%। 25% इज करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 15th क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट
dash is a central act contains the basic rules and regulations for the cooperative societies in India. हमने अभी ये प्रश्न देखा है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के है, so that is having more possibility to be asked in the exam, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो इंडिया लेवल पे हमें सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए वरना रन करने के लिए रूल्स प्रोवाइड करता है. सो दैट इज 1912. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. 16th क्वेश्चन है, इन महाराष्ट्र वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. इंडिया लेवल पे कोऑपरेटिव का एक्ट है 1912, तो महाराष्ट्र लेवल पे कोऑपरेटिव का एक्ट है 1960. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बी रजिस्टर्ड विथ लिमिटेड और डैश लाइबिलिटी. पहले ऑप्शन देख लो कौन कौन से है. अनलिमिटेड, लार्ज एंड स्मॉल, हाई. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है वरना अनलिमिटेड हो सकती है. सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है. नेक्स्ट है, अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ट्रांसफर टू एनी चैरिटेबल फंड नॉट मोर देन दिस परसेंटेज. ऑप्शन देख लो पहले. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड मतलब इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. अगर महाराष्ट्र का है तो 1960, इंडिया लेवल पे है तो 1912. सो अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर की गई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने % प्रॉफिट के मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को दे सकती हूँ. तो ऑप्शन यहाँ पे 10% करेक्ट है. कोई भी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी 10% से ज़्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट को वो डोनेट नहीं कर सकती. तो 10% इज़ द मैक्सिमम लिमिट. 19th है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज शुड प्रिपेयर डैश अकाउंट इन एडिशन टू द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द फाइनल अकाउंट्स. ऑप्शन देख लो, शेयर होल्डर्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ये प्रश्न क्या है, नॉर्मली कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम फाइनल अकाउंट में देखते हैं तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जा सकता है उस बेसिस पे, वरना ट्रायल अकाउंट दिया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस दिया जा सकता है. उस बेसिस पे हम P&L अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. लेकिन इफ़ माई कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ प्रोडक्टिव सोसाइटी और इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा. तो मुझे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्लस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बिकॉज आई एम हैंडलिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा डी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. नेक्स्ट है हमारा, इफ़ सोसाइटीज़ आर नॉट मल्टीपर्पज़ देन इट हैव टू प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डैश. तो कौन कौन से, अगर नॉर्मल कोई सोसाइटी है मतलब जिसमें बहुत सारे उसके पर्पस नहीं है, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नहीं है, तो नॉर्मली सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाती है. तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट बनाते हैं. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केटिंग सोसाइटीज एंड कंज्यूमर सोसाइटीज विच आर डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड इनटू डैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी आप कहोगे ये प्रश्न क्या है. जो भी कंज्यूमर सोसाइटीज़ है वरना मार्केटिंग सोसाइटीज़ है, तो वो फाइनल अकाउंट बनाने के वक्त उन्हें क्या क्या बनाना है. सो उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्योंकि दे आर डूइंग द ट्रेडिंग. कंज्यूमर सोसाइटी मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब वो प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल प्राइस पे गुड्स वरना सर्विस. तो उनका बिजनेस ट्रेडिंग भी है, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है उसे ही मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है. पहला पार्ट होगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का, इसमें सारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें मैं लिखूंगी, और दूसरा पार्ट होगा मेरा प्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अब तक आपने बनाया है वरना अब तक आपको पता है. सो जो भी मार्केटिंग सोसाइटी है वरना कंज्यूमर सोसाइटी है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड पार्ट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट होगा मेरा ए. Next, the balance sheet and the profit and loss account of cooperative societies should be prepared in the form. जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वरना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जो मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नहीं रहती उनके लिए तो ये 2 बनाना ज़रूरी है. तो हम कौन कौन से ये जो अकाउंट बनाते हैं हम
उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट में, तो उस फॉर्म का क्या है नंबर, वरना उसे कैसे इंडिकेट करते हैं, नेम क्या है उसका, तो फॉर्म बी, फॉर्म ए, फॉर्म एन एंड फॉर्म एफ एम। तो फॉर्म बी एंड फॉर्म जो ए है वो बैंक फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, एम ऐसा कोई फॉर्म फाइनल अकाउंट में नहीं है, सो बचा ऑप्शन एन है। सो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म एम एन, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रिपेयर्ड बाय रूल डैश अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। तो कौन से रूल के अंडर हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं? सो रूल के नंबर देख लो, तो करेक्ट ऑप्शन है 62। तो आपको ध्यान क्या रहना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस उनका फॉर्म एन होता है एंड रूल 62 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन, किस पे डिविडेंड देते हैं, किस में से नहीं बोल रही हूँ मैं, किस पे देते हैं। सो ऑथोराइज, सब्सक्राइब, इशूड, पेड अप। डिविडेंड तो कैपिटल पे ही दिया जाता है, लेकिन जो अमाउंट शेयर होल्डर से मुझे मिली है उन्होंने मुझे पेड की है, सो पेड अप अमाउंट पे मैं डिविडेंड देती हूँ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फिर मेरा डी। नेक्स्ट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड and any other insurance or bonus fund is maintained for the benefits of। जो हम बोनस फंड तैयार करते हैं, वरना स्टाफ प्रोविडेंट फंड हम रखते हैं, वरना कोई भी इंश्योरेंस फंड रखते हैं, वो किन के लिए रखते हैं? ओनर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स। नाम में ही है स्टाफ, सो ये एम्प्लॉयज़ के लिए रखा जाएगा, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। हम अभी देखेंगे कि जो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल का प्रोफार्मा है, ये तो थोड़े से एमसीक्यूज थे, अभी प्रोफार्मा भी एक बार जल्दी से हम देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। तो प्रोफार्मा में मैंने जैसे कि कहा है फॉर्म एन है, रूल 62 है, तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है आपको, ये फॉर्म एन में होता है, रूल 62 में होता है, एंड कंपनी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का ईयर एंड होता है 31 मार्च को। उसमें से जो लाइबिलिटी साइड है वो ये सारे आइटम कंसिडर करती है, शेयर कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिजर्व फंड एंड अदर फंड में सारे प्रकार के फंड है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को देने वाला फंड मुझे नंबर 3 में डालना पड़ेगा क्योंकि स्टाफ प्रोविडेंट फंड वहाँ पे लेना है। सिक्योर्ड लोन जिस पे कुछ मैंने मॉर्गेज रखा है, जिस पे कुछ मैंने तारण रखा है, सो सिक्योर्ड लोन वहाँ पे जाएगा। जो जिस पे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है वो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। लोगों ने रखे हुए डिपॉजिट्स में करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन जो भी 1 साल के अंदर की लाइबिलिटी है वो। अनपेड डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक नहीं लिया, वरना उनको मैंने अभी तक पेड नहीं किया। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड लाइबिलिटी है मेरा जो ब्याज देना था मैंने अभी तक नहीं दिया है, सो लाइबिलिटी साइड पे नोट नंबर 9 में आ जाएगा। इन सारे 9 नंबर तक छोड़ के अगर कुछ लाइबिलिटी आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अदर लाइबिलिटीज़ में चली जाएगी। जो लास्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या बताता है वो ज़रा ध्यान से देखो। ये नोट नंबर 11 है, ये ध्यान में रखो क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट में इसे दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर देखो, तो अभी ये थोड़ा सा समझा के देती हूँ। सपोज मैं करंट ईयर इज़ 1920, सो 1920 का जो आएगा उसे मैं कहूँगी प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। जो लास्ट ईयर का होगा वो 1890 का होगा, सो इसे कहूँगी लास्ट ईयर। वरना जो 17-18 का होगा वो लास्ट टू लास्ट ईयर। ये सारे कुल मिला के मेरे हाथ में रखे हुए प्रॉफिट होते हैं, तो ये सारे प्रॉफिट मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। प्रॉब्लम में आपको जनरली लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दिया जाएगा। अगर कभी वो लास्ट टू लास्ट ईयर देंगे तो दैट ऑल्सो यू हैव टू ऐड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द नोट नंबर 11 ऑन लाइबिलिटी साइड। एंड उसमें लेस क्या करना है, एप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होते हैं, जो भी प्रॉफिट के मैं पार्ट्स बनाती हूँ, डिवाइड करती हूँ प्रॉफिट अलग अलग चीज़ों में। जैसे मेरे पास प्रॉफिट आने के बाद मैं रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मैं किसी और फंड को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। सो ऑल दीज कैन बी कॉल्ड एज द अप्रोप्रिएशन। एंड द लास्ट वन इज contingent liability. As contingent liability is not a current liability, it may incur in a future.
ये फ्यूचर में हो सकती है, इसीलिए कंटीजेंट लाइबिलिटी कैन बी और शुड बी शोन एज अ फुट नोट। मैंने उसको कुछ भी नंबर नहीं दिया। सो ये हो गई मेरी लाइबिलिटी साइड। अभी एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में सारे आइटम आपके जान पहचान के ही है। सो सिर्फ ध्यान में क्या देना है, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड। अगर कुछ जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड मैं तैयार करती हूँ उसको मैं कहीं पे उसके पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ माई एसेट। लोन्स, एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस है, अदर आइटम्स, करंट लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी पी एंड एल का भी प्रोफॉर्मा एक बार देखते हैं। पी एंड एल भी फॉर्म एन में किया जाता है, रूल 62 में किया जाता है। ये एज ऑन नहीं किया जाता, गलती से शायद मैंने वहाँ पे लिखा है, लेकिन इट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंडिचर जो अभी तक आपने पी एंड एल में लिखे हैं नॉर्मली, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लो, ऑडिट फीस ले लो, वरना सैलरीज ले लो, रेंट रेट टैक्सेस ले लो, वरना जनरल एक्सपेंसेस ले लो। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंक से रिलेटेड है, वरना कुछ उसमें ब्याज मिलता है तो ब्याज देना एंड मिलना, तो देना मुझे एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। सो सारे आइटम्स नॉर्मली आपने देखे हैं। जो अलग आइटम है वो है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये सारे जो जिसको मैंने ब्राउन में लिखा है। तो कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड मतलब जो हर साल कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टाफ प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब सिर्फ स्टाफ प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा तो दैट इज़ माई लाइबिलिटी, सो आई एम शोइंग इट ऑन अ लाइबिलिटी साइड नंबर 3। लेकिन जब मैं उसे कंट्रीब्यूट करती हूँ, सो दैट इज़ माई रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो आई हैव टू शो इट इन द पी एंड एल अकाउंट। वैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कुछ हो, उनको सैलरी दी है तो दैट इज़ माई एक्सपेंडिचर ऑल्सो। वैसे ही डायरेक्टर एंड जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको कुछ अटेंडेंस फीस, वरना मीटिंग अटेंड करने के लिए, वरना कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज के लिए, कहीं पे जाने के लिए जो भी खर्चे दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे कुछ अलग है। जब हम इनकम साइड देखते हैं तो इनकम साइड इज़ ऑलमोस्ट कॉमन like our other businesses income side. So dividend received from on shares, commission ले लो, shares transfer fees ले लो, rent ले लो, ये सारी जो items है वो P&L में हम दिखाते हैं। Now the time is to see the adjustment, जो जनरली आपको एडजस्टमेंट आती है। ये एडजस्टमेंट और ये आइटम मैं आपको क्यों दिखाती हूँ, क्यों इसके इस पे अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप MCQs आए तो यू कैन और यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आ सकती है। तो पहला है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर किसी भी प्रकार के ले लो, सैलरी ले लो, ऑडिट फीस ले लो, वेजेस ले लो, डायरेक्टर्स फीस ले लो, कोई भी मेरा एक्सपेंडिचर है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब वो इसी साल का है, तो पहला इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उस एक्सपेंसेस में मुझे ऐड करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू पेड करना है, पेएबल, सो इट इज़ माई लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कौन सी हेडिंग में चला जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन। ये ध्यान में रखो कि ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। अगर मैं सेकेंड नोट की तरफ जाती हूँ तो यहाँ पे सेकेंड जो मेरा एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट। जो मेंबर्स ने मेरे पास डिपॉजिट रखे हैं मुझे उस पर ब्याज देना है, तो देना इज़ माई एक्सपेंडिचर। दो इट इज़ दिया होगा तो P&L में सिर्फ चला जाएगा, लेकिन देना बाकी है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। तो पहला इट इज़ माई एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट ये देना बाकी है लेकिन इट इज़ माई करंट ईयर इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट में ऐड करो। एंड दूसरा ये मेरी लाइबिलिटी है, देना है, लेकिन इट इज़ नॉट माई करंट लाइबिलिटी बट इट इज़ माई अदर लाइबिलिटी, सो अदर लाइबिलिटी में ये चला जाएगा। थर्ड है डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। इस पे दो प्रकार की एडजस्टमेंट आती है। तो जब टोटल अमाउंट अनपेड है एंड पार्शियली पेड है तो उसमें क्या करना है, तो पहले हम देखते हैं जब टोटल अमाउंट अनपेड रहती है तो टोटल अमाउंट अनपेड में क्या करना है, कोई भी प्रकार का डिविडेंड हो तो उसका एडजस्टमेंट सिर्फ बैलेंस शीट पे उसके इफेक्ट जाते हैं, लाइबिलिटी ही साइड में जाते हैं, दोनों भी इफेक्ट, उसका कोई भी इफेक्ट P&L में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट साइड में ही सबसे लास्ट आइटम लाइबिलिटी का जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन है। तो पहला इफेक्ट क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है एंड वो नोट नंबर 8 में उसकी सेपरेट हेडिंग है अनपेड डिविडेंड।
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में नोट नंबर 8 देख लो, अनपेड डिविडेंड ही है, तो उसमें जितना आपका अनपेड डिविडेंड है, यहाँ पे अनपेड वर्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जितना आपने पेड नहीं किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, बिकॉज दैट ओनली शो योर लाइबिलिटी। एंड सेकेंड इफेक्ट उसका मैंने जैसे कहा वो भी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में ही चला जाएगा, लेकिन नोट नंबर 11 में चला जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं पिछले साल का प्रॉफिट जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, करंट ईयर प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट है, उसको मैं ऐड करूँगी और ऐड में से जो डिविडेंड देना है मुझे वो डिविडेंड मैं उसमें से लेस करूँगी। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में नोट नंबर 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मुझे वो लेस करना पड़ेगा। नाउ थर्ड जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, डिविडेंड की है लेकिन पार्शियली पेड, उसे वो आपको बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में नोट नंबर 8 में लिखना है। एंड जो आपका टोटल डिविडेंड है वो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में P&L अकाउंट में डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स देखते हैं हम थोड़ी सी, ये एडजस्टमेंट भी बार बार आती है। यहाँ पे कंपनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिजर्व फंड को हर बार मुझे 25% डालने हैं, तो रिजर्व फंड में डालने हैं तो रिजर्व फंड मेरा बढ़ जाएगा, एंड प्रॉफिट में से देने हैं तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो पहले बढ़ने का इफेक्ट है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड में ऐड करो। एंड जो कम होने वाला इफेक्ट है वो यहाँ पे दिखाया है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करो, क्योंकि एक फंड को ट्रांसफ़र किया मतलब फंड बढ़ता है और जहाँ से पैसे मिलते हैं वो कम होता है। सेम रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है जो दूसरी है मेरी एडजस्टमेंट्स। जस्ट 1 सेकेंड। सो जो दूसरी एडजस्टमेंट है मेरी, तो ट्रांसफ़र टू अदर फंड्स और अदर एनी अदर रिजर्व फंड और एनी अदर फंड, तो जैसे किसी भी फंड को ट्रांसफ़र करना है तो दो ही चीज़ हो सकती है, वो पर्टिकुलर फंड मेरा बढ़ेगा और जिसमें से मैंने ट्रांसफ़र किया है वो कम होगा। सो बढ़ने वाला है, इसीलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड में मैंने ऐड किया है। और कम कहाँ से होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लिखा है वो मैंने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में से, सो उसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये मेरा इनकम है, मैंने मिला है लेकिन अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, मतलब वो मेरे नाम पे है। तो कहाँ पे, इट इज़ माई इनकम, सो मुझे इस साल के इनकम में वो ऐड करना पड़ेगा। एंड ये मेरी एसेट भी हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में अदर आइटम्स में वो मुझे लिखाना पड़ेगा। और कुछ एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो आती है फ्रिक्वेंटली, लेकिन कोऑपरेटिव में कहाँ पे लिखनी है। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एक है, तो डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट जो नोट नंबर 7 में लिखते हैं उसमें से लेस करो। एंड दूसरा P&L में चला जाएगा, इट इज़ माई लॉस, सो एक्सपेंडिचर साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लिखना पड़ेगा। और थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट जो बार बार बच्चों को सताती है वो है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो कभी भी हम अब तक क्या करते थे, नॉर्मली जो भी रिजर्व बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए हम बनाते थे वो दैट वी जनरली डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स, लेकिन यहाँ पे वो रिजर्व फंड, वरना उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बैड डेप्ट्स के लिए बनाते हैं तो उसमें से दैट आई एक्सपेक्टेड टू डिडक्ट, इसीलिए इसका पहला इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। रिजर्व फंड जो है उसमें मुझे दिखाना पड़ेगा, अगर RDD पहले की है तो उसमें से मैं लेस करूँगी। एंड दूसरा इफेक्ट नॉर्मल जो हम दिखाते हैं, इट इज़ माई लॉस, सो आई एम शोइंग इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। बाकी है ऑथराइज कैपिटल। जैसे हमें पता है ऑथराइज कैपिटल का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है और वो भी नोट नंबर शेयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल में सिर्फ दिखाना है। एंड जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, मुझे जो भी एक्सपेंसेस मैंने प्रीपेड किए हैं वो इस साल के नहीं है, इसीलिए P&L अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स में से डिडक्ट करो। और ये बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, यहाँ पे लाइबिलिटी गलत है, यहाँ पे एसेट साइड में अदर आइटम्स में वो चला जाएगा, बिकॉज आई पेड इट इन एडवांस, मैंने दूसरे अगले साल के वो एडवांस में पेड किए हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वरना ये सब हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।